हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे BPCC 132 ब्लॉक 3 यूनिट 7 ह्यूमन एग्रेशन। आज हम यूनिट 7 करने वाले हैं, जिसमें आज आपके टॉपिक्स रहेंगे फर्स्ट इंट्रो, सेकंड एग्रेशन मीनिंग एंड फॉर्म, theoretical approaches to aggression, causes of aggression reduction and Berlin। ये हमारे 6 टॉपिक्स हैं जो आपके इस यूनिट में हैं, जिसमें से आज हम फर्स्ट सेकंड जो टॉपिक आपका अग्रेशन मीनिंग एंड फॉर्म, कि अग्रेशन का मीनिंग एंड उसका फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो ये अग्रेशन है, ये वर्ड क्या है। ये वही है जब आप गुस्से में होते हो और फिर जब किसी भी मतलब पर्सन के ऊपर या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब आप गुस्सा होते हो, उसको मतलब गुस्सा करने की कोशिश करते हैं या फिर उसके ऊपर मतलब चिल्लाते हैं या फिर उसको चोट देने की कोशिश करते हैं। तो जो इस तरीके का आपका जो बिहेवियर होता है ना, उसी को हम एग्रेशन बोलते हैं। ठीक है। एग्रेशन का ये है कि हम हर्ट करते हैं किसी और को, फिज़िकली भी एंड साइकोलॉजिकली भी। इससे ये होता है कि क्योंकि आपकी जो फीलिंग्स होती है उस टाइम पे, उसी के उस पे आपको मतलब गुस्सा आता है कि आपका जो आ, आपने जैसे किसी ने आपको किसी चीज़ कुछ ऐसा बोला जो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, आपकी फीलिंग्स को हर्ट करा या आपके ईगो को हर्ट किया, या फिर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी वजह से आपको हर्ट हुआ है, तो आप उसके ऊपर मतलब उसकी वजह से आप हर्ट हुए हो, कुछ भी हुआ है, तो आपका अग्रेसिव बिहेवियर हो जाएगा और आप फिर उस चीज़ को हर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यही हमारा अग्रेसिव बिहेवियर होता है। ठीक है। फिर आता है थियोरेटिकल अप्रोचेस टू अग्रेशन। अब इसके कुछ अप्रोचेस हैं जो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले बायोलॉजिकल अप्रोचेस। ये जो अग्रेसिव बिहेवियर होता है वो होता है कि जैसे अभी हम बात करें मेल्स की, तो उनका क्या है कि वो आप पर अपने पार्टनर्स मतलब वो होता है ना कि जब आपके जो भी मेटिंग मतलब जो भी मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ। अभी जैसे मेरे पापा को गुस्सा आता है, बट वो आता है बहुत रियल केसेस में। तो सेम वही ऐसा ही नेचर मेरा है कि मुझे भी बहुत गुस्सा आता है। मतलब जब आता है तो बहुत गंदे वाला आता है, अदरवाइज़ नहीं आता है। तो वो जो आता है तब आता है जब बहुत कम चांसेस होते हैं ऐसे। तो ये जो प्रोसेस होता है इवैल्यूएशन का, इसी प्रोसेस का ये सर्वाइव करवाता है। ये अग्रेशन हमारा बिलीव होता है यूज़फुल टूल्स की वजह से, जैसे सिक्योर फूड हो गया, टेरिटरी हो गया, इन सब चीज़ों में। ठीक है। फिर आता है ड्राइव अप्रोचेस। ये जो है ये वो नंबर ऑफ़ सिचुएशनल फैक्टर है जिसमें हम जैसे फ्रस्ट्रेट हो गए या प्रोवोकेशन हुआ है किसी और की वजह से, या कुछ और हुआ है, तो उस केसेस में क्या होता है कि उस केसेस में हमारा जो बिहेवियर होता है वो अग्रेसिव हो जाता है। ठीक है। मतलब एक लेवल थोड़ा अप हो जाता है। ठीक है। फिर आता है सोशल लर्निंग अप्रोचेस। इसमें क्या है कि जो भी हमारा किसी भी मतलब ये होता है कि जैसे इन सिचुएशन जो आपके पास्ट में हुई थी, वो सेम एक्सपीरियंस आप मतलब वो सेम सिचुएशन आप एक्सपीरियंस कर रहे हो इस टाइम पे, तो वो डिपेंड होता है कि उस टाइम पे क्या होता है कि हम उस सिचुएशन पे किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, वो होता है। जैसे जैसे मुझे इस टाइम पे मेरे ना मेरे पास ना पिछले साल मेरे ना बहुत कम मार्क्स आए थे। ठीक है। और सेम ऐसा हुआ है कि मेरे साथ जैसे 1 ईयर का गैप हो गया। ठीक है। अब मेरा जो रिज़ल्ट आया है वो सेम मेरा बहुत बेकार मार्क्स आए। तो पिछले साल मेरे पेरेंट्स ने मुझे पनिश किया था, तो सेम अब ये भी हो सकता है कि मुझे दोबारा से पनिश किया जाए, है ना। तो ये चीज़ होता है कि जो आपके पास्ट में हुई है उसी के वो सिमिलर आपका दोबारा से हो सकता है। तो सोशल लर्निंग हमारी हेल्प करते हैं ये समझने में कि जैसे सोशली अप्रूव्ड वे एंड टारगेट टू अग्रेसिव बिहेवियर इन अ सिचुएशन, मतलब उस सिचुएशन में हमें अपना अग्रेसिव बिहेवियर
टारगेट और वे के उसमें हमें उसको अप्रूव्ड करना है सोशली। मतलब जो आपके पेरेंट्स होंगे वो इस चीज़ को देखेंगे कि उनको ये समझने में हेल्प कराएगा कि उनको किस तरीके से उस टाइम पे जो अपना बिहेवियर है या जो अपना जो उनका जो अग्रेसिव बिहेवियर होगा मेरे को लेके कि मैंने दोबारा से इतने ही कम मार्क्स आए हैं, तो वो किस तरीके से होगा, वो उनका जो पिछला एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे वो उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फिर आता है फ्रस्ट्रेशन अग्रेसिव हाइपोथेसिस। अब ये अपीयर होता है एक्सट्रीमली, ये अप्लाई करता है हमारे लार्ज नंबर ऑफ सोशल साइकोलॉजिस्ट, जो कि इसमें एक्सप्रेस होते हैं हमारे डिसएग्रीमेंट, वो भी उन बेसिस के ऊपर जो कि हमारा मतलब किसी भी अग्रेशन जो हमारा फ्रस्ट्रेट की वजह से हुआ है। मतलब जैसे मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ इसे एग्ज़ाम तो क्लियर करते बट उसका रिज़ल्ट हमेशा नेगेटिव आ रहा है और मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ, और उसी की वजह से जो मेरा अग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, फिर आता है फिफ्थ, एक्साइटेशन ट्रांसफ़र थ्योरी। अब इसमें क्या है कि इसमें जो हमारा इमोशनल है, जैसे अभी क्या है कि जैसे ये मान लेते हैं कि आपके पास आप फ्रस्ट्रेट हुए हो, प्रोवोकेशन हुआ है, आपका जो भी रिएक्शन हुआ है एग्रेसिव, तो उसमें क्या है कि आपका जो भी इमोशनल कनेक्शन होगा ना वो एक टाइम पे ज़्यादा हो जाता है, या कई बार एक्साइटमेंट ज़्यादा हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो ट्रांसफ़र हो जाता है कि सब्सिक्वेंट कंडीशंस में। ठीक है, तो उसमें क्या है कि वो एनहेंस कराते हैं हमारे एग्रेसिव रिएक्शंस में, जो कि हमारा फ्रस्ट्रेशन या फिर प्रोवोकेशन या फिर अदर फैक्टर्स हो सकते हैं जो भी उस टाइम पे चल रहा होगा। मतलब जैसे अभी इस टाइम पे कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से ना मेरा जो जो अम, जो भी हमारी मतलब जो कंडीशंस है वो हमारी ट्रांसफ़र की जा रही है उस कंडीशंस में जिसमें हमारा जो भी एक्साइटमेंट है वो ओवर टाइम हो चुका है। ठीक है, और उसी की वजह से जो है ना हमारी एक्साइटेशंस होते हैं ना वो ट्रांसफ़र हो जाती है अग्रेसिव में। ठीक है, फिर आता है जर्नल अग्रेशन मॉडल, जिसे हम GAM के नाम से जानते हैं, जिसमें हमारे कुछ स्टेजेस होते हैं। जैसे स्टेज 1 में हमारा इनपुट वेरिएबल होता है, उसमें क्या होते हैं सिचुएशन फैक्टर्स होते हैं और पर्सन फैक्टर्स होते हैं, जिसमें सिचुएशन फैक्टर कोई से भी हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन और प्रोवोकेशन है एनवायरमेंटल, चूँकि एनवायरमेंटल से भी हमारे बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं। और कई बार हमारी पर्सन फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे पर्सनल डिस्पोजिशन, इंडिविजुअल एटीट्यूड्स की वजह से भी हो सकता है और बिलीव्स की उस पर भी हो सकता है। तो इन दोनों के बेसिस पे हमारा स्टेज 2 होता है जिसमें रूट बोला जाता है। उसमें हम ये चेक करते हैं कि आपका जो प्रेजेंट इंटरनल स्टेट है, मतलब उस टाइम अभी जो आपका स्टेट है उसमें क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन या आर्शल हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद ये हमने चेक कर लिया। देन उसके बाद हमारा थर्ड आता है थर्ड स्टेज में कि एप्रीशियल एंड डिसीजन। अब इसमें हम एप्रीशियल और डिसीजन हम देखेंगे कि थर्ड स्टेज में आती है, हम इनको चेक करेंगे, जिसमें हमारे दो होंगे, एक थॉटफुल एक्शन और एक इम्पल्सिव एक्शन। तो थॉटफुल एक्शन में हमारा हम देखेंगे कि जो कैसा है हमारा जो बिहेवियर है वो नॉन अग्रेसिव हुआ है या फिर हमारा एग्रेसिव बिहेवियर हुआ है, ये हम अपना फाइनल स्टेज में आके चेक करेंगे। तो ये होता है हमारा GAM मॉडल। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कॉजेज़ ऑफ एग्रेशन, जिसमें हमारा सबसे पहला है पर्सनल फैक्टर, जिसमें फ्रस्ट्रेशन एंड प्रोवोकेशन होता है, जिसमें फ्रस्ट्रेशन की वजह से हमारे बहुत ज़्यादा एग्रेशन होता है। और बहुत सारी ऐसे सोशल सिचुएशंस होती है जिसमें लोगों का क्या है वो अनफेयरली बोल सकते हैं, या ये बोल सकते हैं कि जो हमने फिज़िकली जो कि मतलब जो हमने टारगेट किया था वो हम नहीं कर पाए हैं, तो इसलिए वो फिज़िकली हार्म भी कर सकते हैं
और दूसरों के उस पे हम अपना मतलब फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी कर सकते हैं कि इसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन एग्रेसिव बिहेवियर होता है। फिर आता पर्सनैलिटी एंड अग्रेशन। अब पर्सनैलिटी और अग्रेशन का क्या कनेक्शन है, वो ये है कि बहुत सारे ऐसे सिमिलर सिचुएशंस होती हैं, ठीक है, जिसमें डिफरेंट पीपल रिस्पॉन्स करते हैं डिफरेंटली। मतलब जैसे अब हम ये चीज़ तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हर एक पर्सन की जो पर्सनैलिटी होती है वो डिफरेंट होती है। तो उसी के बेसिस पे हर को किसी की जो सिचुएशन होती है ना, वो मतलब जैसे सिचुएशन बेशक भले ही उनकी सेम होती है, बट उनका जो तरीका होता है ना, अग्रेशन का बोल सकते हो, तो जो बिहेवियर होता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। जैसे मतलब सोशल साइकोलॉजिस्ट ये सजेस्ट करता है कि जो सोशल बिहेवियर होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, लाइक एग्रेशन एंड वायलेंस का हम बोल सकते हैं, ठीक है। फिर आता है बायोकेमिकल इन्फ्लुएंस। अब इमोशनल रिएक्शन की बात हो रही है, तो जो एग्रेशन है वो इन्फ्लुएंस करता है बहुत सारे वेरियस केमिकल्स में। जैसे सबसे पहला जो आपका है, वन ऑफ सच केमिकल्स इन टेस्टोस्टेरोन द मेल हार्मोन्स। ये आपका जो मेल हार्मोन्स का होता है टेस्टोस्टेरोन, जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता है और फीमेल का उससे कम होता है। तो हम इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है डिस्प्लेस अग्रेशन। ऐसे बहुत सारा टाइम होता है जिसमें हम ये एबल नहीं कर पाते हैं कि जो अग्रेसिव हुआ है उसको किस तरीके से एक्सप्रेस करें। मतलब जो ये होता है ना कि जैसे हम मुझे ना गुस्सा आ रहा है, बट उस टाइम पे ना मेरे पास वो जो गुस्सा करने का जो एक किसकी वजह से है, या जो मेन रीज़न है गुस्सा होने का, उस वो पर्सन या फिर वो ऑब्जेक्ट वहाँ पे है ही नहीं आपके पास। तो वो जो एग्रेसिव है वो डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। फिर होता है एज एंड एग्रेशन। अब एज में क्या है, वो जो आपकी सोशल स्किल है ना वो आपकी ना बहुत ज़्यादा कम होती है यंगर चिल्ड्रन, ठीक है। और अडल्ट का बहुत ज़्यादा होता है, डिपेंड ऑन फिजिकल एग्रेशन टू सेटल देयर डिस्प्यूट्स एंड टू गेट देयर नीड्स फुलफिल। मतलब जैसे एज और एग्रेशन की अगर हम बात करें तो इसमें भी बहुत ज़्यादा कमी होती है। जैसे जो बच्चे होते हैं उनमें तो सोशल स्किल की बहुत ज़्यादा कमी होती है, ठीक है। और अगर हम बड़ों की बात करें तो उनका बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है, क्योंकि उनका क्या होता है, जैसे अगर हम 25 to 30 का अगर हम बात करें तो उस टाइम पे जो मतलब अडल्ट होते हैं उनका जो फिज़िकल एग्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उस टाइम पे वो ना अपनी लाइफ सेटल करने में लगे होते हैं, उनको अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने में लगे होते हैं। तो उस टाइम पे फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको क्या क्या सुनना पड़ता है। तो उस टाइम पे उनका जो अग्रेसन हो बिहेवियर होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। फिर आता है जेंडर एंड अग्रेशन। अब ये तो है ही कि जितनी भी मतलब हमारी जो सोसाइटी में जेंडर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो उसी के बेसिस पे जो अग्रेशन बिहेवियर होता है वो बहुत अलग होता है। मेल का बहुत ज़्यादा होता है, फीमेल का थोड़ा कम होता है। फीमेल किसी और वे में अगर अग्रेसिव दिखा रही है तो मेल उस वे में, उस सिचुएशन पे, उस टाइम पे वो एग्रेसिव बिहेवियर नहीं दिखाएंगे। तो ये जेंडर और अग्रेशन के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फिर सेकंड पॉइंट आता है इंटरपर्सनल सोशल एंड कल्चर फैक्टर्स। सबसे पहला एक्सपोर्ट टू मास मीडिया एंड एग्रेसिव। अब जैसे मास मीडिया और एग्रेसिव की अगर हम बात करें तो आजकल जो टीवी और ये जो सोशल मीडिया वगैरह का जो सिस्टम चल रहा है उसकी वजह से बच्चों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है। उनका बहुत ज़्यादा वायलेंट कंटेंट, मतलब जो हम देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, उससे ना बहुत ज़्यादा एनहेज होता है वॉलेंट की तरफ। तो उसी में हमारा एग्रेसिव बिहेवियर भी होता है, ठीक है। सोशल रिजेक्शन भी एक आजकल ऐसा हो गया है जिसकी वजह से मतलब है ना बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा है। मतलब हमें पता है कि ह्यूमन बीइंग बहुत इन्जॉय करते हैं सोशल रिएक्शंस में, क्योंकि जब कोई उनकी तारीफ़ करता है या उनकी जो सेल्फ़ इमेज होती है उसकी उस पे भी बोलते हैं, तारीफ़ करते हैं, अच्छा बोलते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन से मिलती है और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। बट उसी का एक अगर नेगेटिव इम्पैक्ट अगर किसी सामने बन जाता है तो उनका बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। सोशल इंटरेक्शन मतलब है ना इतना ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है एक दूसरे से, लाइक
एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, जब बात करते हैं झगड़ा होता है, तो ये सब चीज़ें होने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है। फिर आता है इन्फ्लुएंस एंड नीड फुलफिलमेंट। तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ह्यूमन एग्रेशन है वो ये प्रपोज करता है कि जो एग्रेसिव है वो मतलब वे होता है हमारा दूसरों के बिहेवियर के मतलब जब कोई हमें दूसरा कोई कुछ जब हम लोगों से मिलते हैं, जब जैसे उनका बिहेवियर होता है वैसे ही हमारा उन मतलब उनके बिहेवियर को हम इन्फ्लुएंस होके ही हमारा बिहेवियर होता है। अगर कोई हमसे अच्छे से बात करता है तो हम उनसे अच्छे से बात करते हैं। तो उसी के पे क्या है ना कि वो यूज़ करते हैं इस चीज़ को इन्फ्लुएंस करने के लिए कि वो अपनी जो नीड्स है उनको फुलफिल कर सके। ठीक है, फिर आता है थर्ड, जिसमें सिचुएशनल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में बात हुई है। जैसे वेपन इफेक्ट, जो एंगर पर्सन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपना जो एग्रेसिव बिहेवियर होता है, एग्रेसिव होते हैं, उसको दिखाने की कोशिश करते, जैसे वेपन्स को यूज़ कर लिया सिचुएशंस में, जो आजकल बहुत ज़्यादा होता है। अगर गुस्सा आया तो सीधा गोली चला दिया, तो ऐसे हम केसेस बहुत ज़्यादा देखते हैं। फिर आता है एनवायरमेंटल डिसकम्फर्ट। इसमें क्या है कि इसमें बोला गया है कि जो एनवायरमेंटल डिस्कम्फर्ट है उसमें हम ये बोल सकते हैं जैसे स्मोक, नॉइज़, एयर पोल्यूशन, इन सब की वजह से जो हाई लेवल ऑफ एग्रेसिव और वायलेंस क्रिएट होता है, इनकी वजह से भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट में ना अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। फिर आता है रिड्यूस इन अग्रेशन। अब रिड्यूस इन अग्रेशन में क्या है, सबसे पहला सोशल लर्निंग, जिसमें पनिशमेंट एंड मॉडलिंग की बात हुई है। अब इसमें क्या है कि इस अप्रोचेस में क्या है, हम साइकोलॉजिकली ये अज्यूम कर सकते हैं कि जो अनडिज़ायरेबल एग्रेसिव बिहेवियर है उन सब चीज़ों को लर्न करना चाहिए। सेम प्रोसेस में हमें अपने सोशल बिहेवियर को अडॉप्ट करना चाहिए और उसे लर्न करना चाहिए। पनिशमेंट इज़ अ रिस्की स्ट्रेटेजी। पनिशमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्की स्ट्रेटेजी होती है, बट अगर हम उसको मतलब इस तरीके से जो यूज़ करें जिसमें उनको मतलब कि उसका ना तो कोई क्योंकि आजकल क्या है ना कि बच्चों का ना ऐसा हो गया है कि उनको हमें ना पनिश भी नहीं कर सकते हैं। पहले क्या होता था, जो हमारे जैसे पापा बताते थे कि जो उनके दादा होते थे, अगर एक ने मतलब अगर किसी एक ने गलती की ना, मतलब किसी ने भी, पापा ने या चाचा ने, किसी ने भी गलती की, तो उनको सिर्फ हमारे दादा ही नहीं, मतलब उनके पापा नहीं, उनके पापा के भाई भी, मतलब मेरे दूसरे दादा भी, मेरे तीसरे वाले दादा भी, मतलब ऐसे सब उनको पीटते थे और उनको इतना पनिश किया जाता था, उनको बहुत ज़्यादा। और उनको ना कभी बुरा भी नहीं लगा कि हाँ गलती की है तो भैया पनिश को मिलेगा ही, ऐसा होता था। और उसका ना मतलब उन्होंने कभी उल्टा जवाब नहीं दिया, ऐसे नहीं दिया। बट आजकल ऐसा नहीं है ना, आजकल बच्चों का क्या है कि अगर उनको थोड़ा से पनिश कर दो तो वो पेरेंट्स से ही उल्टा बोलने लग जाते हैं। तो ऐसा हो गया है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे बोला कि जो पनिशमेंट है वो बहुत ज़्यादा रिस्की स्ट्रेटेजी है। तो इसलिए ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी जो होती है सोशल लर्निंग अप्रोच में, उसको एज्यूम करना चाहिए अपने एग्रेसिव बिहेवियर में, ताकि उसको ऑब्ज़र्व करके और फिर बच्चे उसको कंट्रोल करना, अपने अग्रेसिव बिहेवियर को कंट्रोल करना शुरू करें। ठीक है, फिर आता है कैटेराइजेस। अब कैटेराइजेस अग्रेसिव क्या है, वो एक्सप्रेस करता है एक वर्ड aggressive intent at a target that is in a some way associated with the original source of aggression in some relative non harmful manner। अब जो ओरिजिनल सोर्स है आपका अग्रेशन का, उसी को हमें थोड़ा रिलेट करना चाहिए कि उसको किस तरीके से नॉन हार्मफुल मैनर में हम करें, क्योंकि उनका टारगेट होता है कि जो भी उनका मतलब जहाँ से उसको गुस्सा आ रहा है वहाँ से उस जड़ को पकड़े और वहाँ से उसको मतलब ठीक करने की कोशिश करे। मेन पॉइंट यहाँ पे ये चीज़ बोली जा रही है। फिर आता कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज़। कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज़ क्या है कि इसमें हमें ना अग्रेसिव जो फंक्शन होता है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम अपोलॉजीज़ जो होती है उसी में हम सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होता है सिंपल स्ट्रेटजीज़ और रिड्यूस एग्रेशन में। मतलब होता है कि अगर हम आर्ग्यूमेंट्स हो रहा है या इंटरवेंशन हो रहा है एक एट द लेवल ऑफ प्रोसेसिंग में, उसमें क्या है कि उसके जो एग्रेसिव थॉट्स है उसको
हेल्प कराते हैं ब्रेक करने में, ताकि और जो उसका मतलब बिहेवियर जो होता है उसको हम है ना प्रमोट कर मतलब उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कॉग्निटिव स्ट्रेटजी का सबसे ज़्यादा मेन फोकस ये होता है कि उसको ये रियलाइज़ करना कि वो गलत है, ठीक है। और उसी के बेसिस सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ की जाती है ये वाली स्ट्रेटजी, और इसमें हम उनके बिहेवियर को, उनके थॉट्स को किस तरीके से कंट्रोल करें उस चीज़ के ऊपर काम किया जाता है, ठीक है। फिर हमारा लास्ट टॉपिक आता है बर्लिन बिहेवियर। अब इसमें क्या है कि इसमें हमारे कुछ पॉइंट्स जैसे मोटिव्स बिहाइंड बर्लिन बिहेवियर। इसमें क्या है कि हमारा जो बर्लिन बिहेवियर होता है उसको हम कंट्रोल या फिर रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, वो भी वर्नेबल एनवायरनमेंट्स लाइक स्कूल्स एंड जो भी हमारे करीबी होते हैं वो सब इस चीज़ को यूज़ करते हैं, ताकि इसमें क्या है कि हमारे बिहेवियर को एनहेंस किया जाता है सोशल स्टेटस के प्रिसिप्ट पे, कि सोशल स्टेटस बनाने के लिए हमें उसको उस तरीके से हमें बिहेव करना चाहिए, हमें फील बेटर होना चाहिए, हैप्पी होना चाहिए, और जो भी हमारा अनहैप्पी या डिप्रेस जो फील करते हैं हम उसको हमें कम करना चाहिए। स्टेप 2 होता है कि हमें किस तरीके से जो बर्लिन बिहेवियर है उसको रिड्यूस करना चाहिए, ठीक है। तो उसमें क्या है कि उसमें हमें बहुत सारे तरीके होते हैं जो हमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारा अगर सेल्फ स्टीम लो है, सोशल फोबिया है, जर्नलाइज एंजाइटी है या फिर डिप्रेस्ड है, तो ये सारी इन सब चीज़ जो हमारी पर्सनैलिटी होगी उन सब पर्सनैलिटी को हमें परमानेंट चेंज करना चाहिए दूसरे वे में। मतलब इसके अपोजिट में, अगर आपको किसी चीज़ की एंजाइटी है तो आप उसको एनालाइज करो क्यों है। आप डॉक्टर से भी सजेस्ट ले सकते हो, उसको कर सकते हो। तो आपको उस चीज़ को हटा के और आपको रेगुलरली अवेयर होना पड़ेगा इंस्टीट्यूशनल मेजर्स में, जिसमें काउंटर किया जाता है बर्लिन बिहेवियर को और प्रोवाइड किया जाता है कि विक्टिम्स का किस तरीके से उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। ओके, तो ये था आज का चैप्टर एंड होप आप सबको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट या कुछ भी रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर क्वेरी ग्रुप में जाके मैसेज कर सकते हैं। लिंक आपको सभी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा एंड नोट्स के लिए आप हमें क्वेरी ग्रुप में जाके मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से आपको हमारे नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। ओके, बाय बाय।